जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस में अभी तक के जो भी हमने सीक्वेंसेस देखे हैं, जो भी टॉपिक्स देखे, मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और पिछली क्लासेस में हमने पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन किया था, और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हों आपके, वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि अगली वीडियो में उसका मैं निदान कर सकूं। अभी हाल ही फिलहाल का शेड्यूल काफ़ी बिजी रहा था मेरा, इस वजह से चीज़ें जो है थोड़ी ब्रेक हो गई। लेकिन अब आज से आपको रेगुलर सारी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। रीजनिंग की भी मिलनी शुरू हो जाएगी। रीजनिंग की क्लास भी आपको अब डेली मिलेगी। मैथ्स की भी रेगुलर आपकी चल ही रही है। एडवांस मैथ भी चल रहा है, और इसके साथ साथ अभी आपको पॉलिटी हिस्ट्री के साथ साथ आपको कल परसों से आपको उसकी पर्यावरण की क्लास भी अब रेगुलर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो तैयार रहिए अपने एग्जाम्स के लिए। और मैंने एक वीडियो में आप लोगों को ये भी बता दिया है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्ज़ाम के लिए क्या एक सिलेबस है और हमें किस तरीके से तैयार रहना है, वो सारी चीज़ें। और उसके लिए प्रैक्टिस वीडियोज़ हम लोग जो है जल्दी से जल्द लेकर आने वाले हैं, कि जो क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की एक वीडियोज़ ऐसे लेकर आएंगे, जिससे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि उसे मैं लाइव सेशन रखूँ, और अगर इस तरीके की वीडियो आप लोग चाहते हैं, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे सब्सक्रिप्शन नंबर बढ़ेंगे, लाइव सेक्शन वाला मैटर खुल जाएगा, हमारा पॉइंट खुल जाएगा, ऑप्शन खुल जाएगा, वैसे ही हम लोग लाइव जो है शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। सपोर्ट किस तरीके का? सब्सक्रिप्शन अब नंबर बढ़ने चाहिए भाई। लड़के जो है जुड़ने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए, और आगे की तरफ जो है सेक्शंस हमारे चैनल को लेकर पढ़िए, ताकि आपको और भी अच्छी क्लासेस और अच्छे जो तैयारी के तरीके हैं वो आप तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए किसी भी तरीके का फी आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। तो ये बात आप लोगों को एग्जैक्टली पता ही है। तो चलिए आज हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की। क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसी तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे। एक और बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अब जो है, जो लोग उत्तराखंड के निवासी हैं, या फिर जो लोग उत्तर प्रदेश से भी हैं या अदर स्टेट से हैं, और उत्तराखंड की वैकेंसीज में भी वह भाग लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी उत्तराखंड ट्रिपल एससी ने, ठीक है, उत्तराखंड ट्रिपल एससी ने, वहाँ पर भी ट्रिपल एससी है जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, उसने अभी लेखपाल और जो पटवारी हैं उसकी वैकेंसीज को ओपन किया है। तो आप लोग चाहें तो उसको भी फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं पूरा क्राइटेरिया को देखकर, और आगे अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और पूरी तैयारी इसी तरह से सीक्वेंस में चलती रहेगी, और कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ यहीं से आपको, इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। और पिछली क्लासेस में जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय हमारे देश का शीर्ष अपीलीय न्यायालय है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च अपील अगर हम कहीं करते हैं किसी मामले को लेकर, तो कहाँ करेंगे? उच्चतम न्यायालय में करेंगे। तो संविधान में हमारे उच्चतम न्यायालय को किस तरीके से दिखाया गया है बच्चे? तो संविधान, जो हमारा संविधान है, संविधान में एक एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था की गई है। कैसी व्यवस्था की गई है? एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था की गई है। एकीकृत यानी कि यूनिफाइड। हमारे यहाँ राज्यों के लिए अलग न्यायालय नहीं है, मतलब कि राज्य का अपना एक अलग कानून नहीं है, अलग न्यायालय नहीं है। न्यायालय एक ही है, जिसमें शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद जो आता है वो हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट के बाद अधीनस्थ न्यायालयों की अलग अलग श्रेणियां आती हैं, फौजदारी, दीवानी, इन सभी स्ट्रक्चर पर जो है हम एक एक करके बात करेंगे। तो यहाँ पर जो संविधान में है, किस तरीके के न्यायालय की बात की गई है? एकीकृत न्यायालय की बात की गई है, यानी कि हमारा जो न्यायालय होगा वो एकीकृत फॉर्म में होगा, यूनिफाइड होगा, अलग अलग नहीं बटेगा। यानी कि जैसे सरकारें हमारे यहाँ 3 स्तर पर हैं, तो स्तर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एकीकृत न्यायालय है, यानी कि एकीकृत क्यों है? एकीकृत को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो संविधान है, जो विधान है, वो क्या है? विधान भी एक ही है, चाहे वह राज्यों में लागू हो रही हो, ठीक है, राज्यों में लागू हो रही हो या फिर केंद्र में लागू हो रही हो। तो ये सब क्या हो सकता है? संविधान जो है हमारा एक ही है, चाहे वो राज्य में या केंद्र में कहीं भी लागू हो रही हो। इसी तरीके से अगर हम कुछ कानूनों की व्यवस्था करें, जैसे दंडात्मक आईपीसी है, सीआरपीसी है, तो ये सारे कानून जो हैं वो भी हमारे देश में एक ही हैं, एक ही विधान है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ जो उच्चतम न्यायालय है वो एकीकृत न्यायालय की बात की गई है। इसी तरीके से अगर यूएसए के साथ तुलना करें तो यूएसए में एकीकृत नहीं है, वहाँ पर सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंटर के लिए एक तो है ही है, लेकिन उसके अलावा स्टेट का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर राज्यों का भी अपना एक कानून, अपना एक अलग नियम प्रक्रिया रहती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक ही संविधान है, एक ही कानून है, तो इसीलिए हमारे पास एक ही प्रकार का एकीकृत न्यायालय है, यानी कि वह केवल एक ही कानून, जो कानून बना हुआ है उस पर ही काम करता है। इस चीज को हमने देखा है। तो ये जो व्यवस्था आई हमारे यहाँ, कैसी व्यवस्था बच्चे, ये जो व्यवस्था आई, कौन सी व्यवस्था, एकीकृत न्यायालय की या एकल न्यायालय की जो व्यवस्था आई, वो कैसे आई भारत में, वो भारत में कैसे आई। तो सीधी सी बात है, इसमें अगर हम देखें तो अंग्रेजों का एक रोल तो रहा ही होगा, क्योंकि हम जितने भी अधिकांश जो हमारे कानून व्यवस्था है वो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया था तब तक भी हम 1935 के कानूनों के अनुसार ही काम कर रहे थे, है ना, ये बात आप लोगों को पता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो ये एकल न्यायालय की व्यवस्था है या एकल न्यायालय की व्यवस्था है, वह कहाँ से आई, वह आया आपका भारत सरकार या शासन अधिनियम। नोट करते रहिएगा, आराम से नोट करते रहिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए। अगर कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, अच्छा आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ रही हैं, हर एक क्लास आपको अच्छी लग रही है, किसी चीज़ में कोई आपको सजेशन भी देना है कि क्या इम्प्रूव करना है, वो सजेशन भी आप लोग हमें दे सकते हैं। उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम आपको हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, उसको इम्प्रूव किया जाएगा भाई, कोशिश की जाएगी कि उसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये अधिनियम कौन सा अधिनियम है बच्चे, एक 1935 का अधिनियम है। 1935 के अधिनियम में हम लोग जानते हैं कि वर्ष 1937 में, कब बच्चे, वर्ष 1937 में एक संघीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी बच्चे, संघीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ स्थापना की गई थी, दिल्ली में स्थापना की गई थी, दिल्ली में स्थापना की गई थी। तो आगे चल के हम उन सभी चीज़ों की बात करेंगे कि क्या दिल्ली के अलावा कहीं और भी उच्चतम न्यायालय हो सकता है, उच्चतम न्यायालय का अपीलीय अधिकार या कहा जाए कार्य क्षेत्र अधिकार कहाँ तक होगा, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेकिन अच्छे से एक एक पॉइंट को सुनते रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए या कह सकते हैं कि बिना आगे भगाए मत देखिए, क्योंकि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करना चाहते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो जिसके द्वारा क्या है 1937 में उस संघीय न्यायालय की बात की गई। फिर इसके बाद क्या होता है कि 28 जनवरी 1950 को हमारा एक कंसेप्ट आता है कि 28 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो चुका था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। जब 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया तो 28 जनवरी 1950 को क्या किया गया कि जो ब्रिटिश प्रीवी है ना, ब्रिटिश का प्रीवी काउंसिल है, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवी परिषद, इसको समाप्त कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश प्रीवी परिषद जो था, प्रीवी परिषद, वो किसके द्वारा आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आया था, जो 1937 में संघीय न्यायालय की बात करता है। अब क्या होता था कि जब संघीय न्यायालय में भी आप उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं होते थे तो क्या होता था कि पहले आप ब्रिटिश प्रीवी परिषद में जा सकते थे, ब्रिटिश प्रीवी परिषद में जा सकते थे, जो सर्वोच्च अपीलीय क्षेत्र है ना, सर्वोच्च अपील करने वाला स्थान है, ठीक है, जहां पे आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। कहां पर, अभी ब्रिटिश काल की बात कर रहा हूं अभी, कि 1937 में ये बना, इसमें आपने कोई केस किया, कोई केस डाला, उस पर निर्णय आया, उस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहां कर सकते थे अपील, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे, जो कि कहां था, जो कि ये था ब्रिटेन में। कहां था ये, ब्रिटेन में था, लंदन में, ठीक है, लंदन में था। अब वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में ये होता है कि
यदि आप किसी भी हाई कोर्ट के न्यायालय से संतुष्ट नहीं हैं तो सर्वोच्च अपीलीय क्षेत्र कहाँ है, सर्वोच्च अपील संस्था कौन सी है आपकी, सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय। अभी वर्तमान में सर्वोच्च अपीलीय संस्था कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। तो वहां पर क्या किया गया कि 28 जनवरी 1950 को जो ब्रिटिश प्रीवी परिषद है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और उसकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया, किसका, सर्वोच्च अपील संस्था का अधिकार दिया गया। अरे भाई, जब हम आज़ाद हो चुके हैं, हमारा संविधान लागू हो चुका है और 28 हम देख चुके हैं कि हमारा संविधान लागू हो चुका है, तो हम ब्रिटिश प्रीवी परिषद पर क्यों डिपेंड रहे हैं कि हम लंदन क्यों जाए भाई अपना न्याय लेने, जबकि हमारे पास अपना खुद एक सर्वोच्च न्यायालय। तो बात यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई कि संविधान में एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो हमारा जो न्यायालय है वो कैसा है, एकीकृत है, और इस वजह से यह संविधान के एकात्मक ढांचे को बताता है। कैसा बताता है, एकात्मक ढांचे को भी यहाँ पे हमें समझाता है कि एक एकात्मक ढांचा क्या होगा। इस चीज को आराम से यहाँ पे ये बता देता है, एक क्या देता है, संज्ञा देता है, एकात्मक ढांचे के बारे में समझा रहा है ये। ठीक है, जबकि हमने क्या बोला, संविधान हमारा कठोर एकात्मक भी है और संघीय भी है, ये चीज हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम न्यायालय की दृष्टि से देखें तो हमारा संविधान कैसा है, एकात्मक है, क्योंकि इसमें एक ही न्यायालय की बात की गई है। न्यायालय जो होगा हमारा एकात्मक न्यायालय होगा, जिसमें सर्वोच्च कौन होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। और सर्वोच्च अपील संस्था कौन सी है हमारे देश में, तो सुप्रीम कोर्ट है। वो कैसे है वो आपको पता चल गया कि 28 जनवरी 1950 को भारत शासन सरकार अधिनियम 1937 के द्वारा 1935 के द्वारा जो ब्रिटिश प्रीवी परिषद थी अब स्थापित जो की गई थी इसके द्वारा 1935 के द्वारा, कि अगर संघीय न्यायालय में जो 1937 में 35 के द्वारा स्थापित की गई थी उसमें अगर न्याय से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ब्रिटिश प्रीवी परिषद में अपील कर सकते हैं। इस अपील करने के बाद यहाँ से जो निर्णय आता था वो सर्वोच्च माना जाता। लेकिन 28 जनवरी 1950 को इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह सर्वोच्च अपील संस्था किसको बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट को बनाई गई। तो बात अच्छे से ध्यान रखिएगा बच्चे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह सर्वोच्च अपीलीय संस्था है। तो इस चीज में एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से समझा दिया, ध्यान से, आराम से, प्यार से समझाया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के लिए। बिल्कुल बहुत मेहनत हो रही है और यकीन मानिए कि हर एक सेक्शन को आपके कवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं वो सभी एग्जाम्स को कवर लगातार किया जा रहा है और यकीन मानिए कि अलग अलग चीज़ों को पढ़ने के बजाय अगर आप एक ही जगह से एक ही चीज़ों को एक बार में ही कवर अप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत से कैंडिडेट अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग पढ़ते हैं, तो आप लोग ये महसूस भी करते होंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये सभी में एक समान है, एक जैसा है, लेकिन हम फिर भी अलग अलग पढ़ के क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो उस चीज़ को मत कीजिए, बड़े ही तार्किक तरीके से एक चीज़ को पढ़िए और वही चीज़ आपको हर एक एग्जाम में मिले। लेकिन पढ़ना कैसे है, पढ़ना पूरे कंसंट्रेशन के साथ है, किसी के बहकावे में आगे नहीं पढ़ना है, एक साथ अच्छे सोर्स से पढ़ना है। जो सोर्स मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, लास्ट यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी के एग्जाम का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको बताया था सोर्स क्या होता है, एनसीईआरटी सोर्स होता है, और उसी सोर्स के बिहाफ पे मैंने आप लोगों को सारी क्लासेस दी हैं। चलिए तो बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की अब, कि हमारे संविधान में इसका क्या प्रावधान किया गया। तो अगर हम भारत के संविधान की बात करें बच्चे, तो भारत के संविधान का भाग 5, कौन सा, भाग 5, जिसमें अनुच्छेद, कौन से, अनुच्छेद 124 से 147, कितना बच्चे, 147, 124 से 147 तक क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट का गठन, उसकी शक्तियां, उसका कार्यकाल, उसकी जजों की नियुक्ति, पदावधि, ये सारी चीज़ों को बताया गया है कि गठन कैसे होगा, उसकी संरचना क्या होगी सुप्रीम कोर्ट की, और उसका शक्तियां क्या होंगी, ठीक है, उसके कार्य क्या होंगे, कार्यकाल क्या होगा, ये सारी चीज़ों को जो है कहाँ से कहाँ तक बताया गया है, 124 से 147 तक बताया गया है, जो कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक किसके बारे में है, किसके बारे में है बच्चे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, एपेक्स कोर्ट के बारे में है। एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है, एपेक्स मतलब उच्च, सर्वोच्च, है ना, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। किसके बारे में है बच्चे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ आपको वो। तो शुरुआती जो
टर्म्स होते हैं, अगर वो आपके समझ में आ गए, उसका कारण क्या रहा है किसी भी चीज़ के बनने का, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैंने भाग 5 बहुत अच्छे से आपको क्लियरिफाई किया है पीछे भी, और उसमें अब हमने पीछे तक देखा हुआ है कि कहाँ तक क्या क्या चीज़ें आती हैं, संसद वगैरह को भी हमने अच्छे से देख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, जो कि 124 से 147 तक आता है, जिसमें सभी 124 से 147 तक इसके न्याय क्षेत्र, इसकी शक्तियाँ, स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ों की संरचना, गठन, इन सभी चीज़ों की बात की गई है। तो एक एक करके हम इन सभी बातों पर बात करेंगे, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं जो गठन है भाई, कि गठन कैसे होता है, इसमें जो न्यायाधीश महोदय होते हैं उनको कैसे चुना जाता है, या किसी न्यायाधीश महोदय को पद से हटाना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। अक्सर क्वेश्चन इससे पुटअप होता है, और पुटअप होने की संभावना भी है, क्वेश्चन बनने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। तो बच्चे देख लेते हैं अब क्या, कि जो भाई इसमें बताया गया है कि गठन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट बनेगा कैसे, इसका गठन का क्या एक कंसेप्ट इसमें समझाया गया है। तो भाई मूल रूप से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया गया था, है ना, सुप्रीम कोर्ट मूल रूप से इसमें गठन कैसे होगा, सबसे पहले गठन कैसे होगा कि कुछ न्यायाधीश होंगे, है ना, न्यायाधीश महोदय होंगे, उनसे मिलकर बनेगा, उनका एक काम होगा, उनको चुनने की एक प्रक्रिया होगी, ये सारे कंसेप्ट को जो है इसमें बताया गया है। तो मूल रूप से अगर देखें तो सबसे पहले अगर थोड़ा स्टैटिक पोर्शन देखें तो मूल रूप से जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था तो इसमें कितने न्यायाधीश थे, 8 न्यायाधीश थे। कितने थे, 8 न्यायाधीश थे, सिंपल टर्म याद रखना है। और इसमें से एक कौन होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे या नहीं होंगे, आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, टर्म समझिए, कंसेप्ट समझिए। 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, एक रटंत विद्या होती है जो कभी काम नहीं आती है भाई, ध्यान रखना, एक होती है समझने वाली, चीज़ों को समझ लिया है तो अच्छे से याद आ जाएगा, और एक होते हैं भाई ये 7 न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश थे उस समय। ठीक है, कब, जब शुरुआती दौर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम करना शुरू किया था 1950 में। अभी अगर वर्तमान की बात करें, अक्सर प्रश्न इससे बनेगा आपका, जरूर बनेगा, 100% बनेगा। वर्तमान में अगर हम देखें संख्या किसकी, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की, तो अभी कितनी हुई है, 34 कर दी गई है। और ये 34 किस वर्ष की गई है, 2019 में की गई है। ऐसा नहीं है कि 8 के बाद सीधे 34 कर दी गई है, ये समय के अनुसार बढ़ते गए हैं, एक एक समय पर इनको बढ़ाया गया है, इनके नंबरों को बढ़ाया गया है। तो इसी तरीके से वो 2019 में पहले इसकी 31 हुआ करती थी, तो 3 लोगों की संख्या और 3 सदस्य और बढ़ाए गए, 3, जिसमें से एक CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और बाकी 33 जो हैं वो क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। तो बात अच्छे से क्लियरिफाई हो रही होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। तो 34 न्यायाधीश हैं, कितने हैं, 34 न्यायाधीश है, 34 जज है। कहाँ पर इस समय वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं अभी वर्तमान में, कितने हैं, 34 हैं, जिसे 2019 में बढ़ाया गया है, और एक चीफ जस्टिस है, 33 अन्य न्यायाधीशों को हम इसमें देखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो जो ये न्यायाधीशों की संख्या बढ़ रही है ना, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ रही है, तो इस संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है ना। क्वेश्चन बन जाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है, राष्ट्रपति में, संसद में, प्रधानमंत्री में, केंद्रीय कैबिनेट में। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, अगर जैसे यही क्वेश्चन मैंने अभी जैसे बोला है तो आंसर आप लोग दे सकते हैं कमेंट में। तो क्या आंसर होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी है तो यह शक्ति किसको दी गई है, तो संसद को दी गई है, संसद को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है हमारी, संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्याय, सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है हमारा, उसके सदस्यों की यानी कि न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। को किसको प्राप्त है, ये बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, किसे, सुप्रीम संसद को, पार्लियामेंट को। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। बात अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन अगर बात करें कम करने की, तो क्या ये कम कर सकते हैं, तो नहीं, इनको कम करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। एक बार जितनी बढ़ गई तो बढ़ गई, कम नहीं कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, कम कोई भी नहीं कर सकता है। संख्या बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है, आवश्यकता थी भाई तभी तो बढ़ी है, तो अब कम क्यों करें, आवश्यकता कम थोड़ी हो गई कि अभी बढ़ गया फिर कम कर दिया, ऐसा नहीं। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज हैं वो कितने हैं, 34 हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होंगे आपके और अन्य 33 न्यायाधीश होंगे। तो ये एक तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे ही इनकी संख्या बढ़ाई गई तो भाई नियुक्ति भी तो होगी इनकी। ये तो हमने बता दिया कि भाई नंबर इतने हैं,
लेकिन अब इनको नियुक्त कैसे किया जाएगा, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। सिंपल सा टर्म है, आराम से याद हो जाना चाहिए। मेरी बातों को अगर ध्यान से सुन रहे हैं, बिना रटे सुन रहे हैं या बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सुन रहे हैं, तो आपको सारी चीजें आराम से याद हो जाएंगी। बिना किसी स्ट्रेस को लिए आराम से सुनते रहिए, और बड़े ही प्यार से मैं लेके चल रहा हूँ, एक एक शब्द को समझा रहा हूँ। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो उंगली को जो है अपनी संभाल के रखिए, मतलब बार बार स्किप करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक भी शब्द अगर आपका छूट गया तो आगे जो है कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करें गठन। तो अब बात कर लेते हैं जो न्यायाधीशों की संख्या जो निर्धारित की गई है, अब इतने न्यायाधीश नियुक्त भी तो किए जाएंगे भाई। तो नियुक्त करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगा, है ना, बड़े आराम से और प्यार से समझते हैं, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, और किसी को रॉकेट साइंस लग रहा है तो भी बता देना, है ना। तो बड़े आराम से और प्यार से हम जो है इस चीज को समझेंगे कि कितने एक प्रक्रिया का, छोटी सी प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें छोटी सी प्रक्रिया है। कॉलेजियम सिस्टम का उपयोग भी किया जाता है मुख्यतः जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति में, तो मुख्य रूप से। तो इसमें हम गठन की जब बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति है, सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति है किसकी बच्चे, जजों की नियुक्ति। तो जो नियुक्ति है इसमें अनुच्छेद 124 किसमें दिया गया, अनुच्छेद 124 का सब क्लोज 2 में, किसमें दिया गया, अनुच्छेद 124 के सब क्लोज 2 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को बताया गया है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय नियुक्ति कैसे करेंगे भाई, राष्ट्रपति जो हैं किससे, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से परामर्श के द्वारा, इनसे परामर्श लेंगे, परामर्श के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्ति की जाती है किसकी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की। सिंपल, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, न्यायाधीश महोदय की नियुक्ति अगर करनी है, जजों की नियुक्ति की जाती है, जजों की नियुक्ति। तो कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बात समझ में आ गया। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो 124(4) में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। तो अंततः नियुक्ति कौन करता है भाई, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है, किसकी नियुक्ति के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की। तो यहां से भी बात हो सकता है, समझ में आई बात, क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। किसी भी तरीके से कोई डाउट माइंड में बचना ही नहीं चाहिए आप लोगों के, और अगर बच जाता है आप उसको अपने माइंड में ढो के चलते हैं तो दिक्कत हो जाती है कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो। हालांकि जो भी क्वेश्चन आंसर्स की हमारा सेक्शन होता है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सारे क्लासेस दी जाए, प्रोवाइड कराई जाए। देखो भैया कि अभी क्या हो रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने की थोड़ी संभावनाएं भी कम बनी हुई हैं, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाभ उठाइए इसका, किसी भी तरीके का आपसे कॉस्ट नहीं लिया जा रहा, प्राइस नहीं लिया जा रहा है। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तो होगी ही होगी। साथ में मान लिया कि अभी तो ये नॉर्मल एक बात बता दी गई है 24 में, 24 में एक बात और बताई गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके अलावा ये भी कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में चलो ये डाल दो कि अभी कौन मुख्य न्यायाधीश है भारत के, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। मान लिया कि मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य जो न्यायाधीश हैं उनमें नियुक्ति होनी है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है। तो जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका जो परामर्श है वह आवश्यक है, उनका परामर्श जो है आवश्यक होता है। तो मुख्य न्यायाधीश की अगर हम नियुक्ति करें जो सर्वोच्च न्यायालय में होनी है, अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें, स्पेशलाइज्ड नियुक्ति की बात करें, तो वो नियुक्ति कैसे होती है कि एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। तो ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इस चीज को भी देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अगर आप लोगों ने कई बार ये शब्द सुना होगा, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो कॉलेजियम सिस्टम में कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, लेकिन परामर्श जो दिया जाता है वह दिया जाता है
4+1 यानी कि एक जो चीफ जस्टिस जो वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर होने वाले हैं, और रिटायर होने के बाद उनकी जगह पर कौन आने वाला है, तो उसके लिए 4 वरिष्ठ न्यायाधीश को लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के, और 1+1 जो कि चीफ जस्टिस स्वयं है, इन आपस में विचार करते हैं, वोटिंग करते हैं, और सहमति में उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। यानी कि अगर किसी एक नाम पर क्या हो रहा है, किसी एक नाम पर सहमति बनती है, तो किसी एक नाम पर सहमति बनने का मतलब है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी सहमति होनी चाहिए, तभी वह परामर्श कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देंगे। तो चलिए इस पर ही बात कर लेते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। तो भाई मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें, किसकी, मुख्य न्यायाधीश की बात करें, तो मुख्य न्यायाधीश को कैसे चुना जाता है, वरिष्ठता के आधार पर चुना जाता है, यानी कि जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनके आधार पर नियुक्त किया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह किस आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। कैसे नियुक्त किए जाते हैं बच्चे, वरिष्ठता के आधार पर, जो सीनियर मोस्ट होता है उस बेस पर किया जाता है। और यह वरिष्ठता का निर्धारण कौन करता है, यह करता है कॉलेजियम, ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली, ये कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है। देखिए कॉलेजियम सिस्टम का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, किस में नहीं किया गया, संविधान में नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। इसके द्वारा ही भारत के मुख्य न्यायाधीशों को मुख्यतः नियुक्त किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम में कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। 5 में 4 वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, और 1 जो होते हैं वह मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वह होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब ये लोग आपस में विचार करेंगे, ठीक है, विचार करने के बाद इनमें जो भी विचार आ रहा है, यानी कि जो सहमति आ रही है इन 5 के द्वारा, क्या आ रही है, सहमति आ रही है, तो उस सहमति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति जो है क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। सहमति अनिवार्य हो, सहमति जो है अनिवार्य हो। मान लिया कि 5 लोग हैं, 5 में से 3 लोग सहमत हैं किसी एक नाम पे, 2 लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन इन तीनों में, ये 3 लोग तो सहमत है, वोटिंग ज़्यादा हो गई, लेकिन ये तीनों में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है 2 में है जो सहमत नहीं है। अगर इन तीनों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 है, CJI जो है वो 1 है, तो क्या होगा कि यह सहमति हो जाएगी और उस व्यक्ति पर नाम सहमत हो जाएगा। तो यहाँ पर सहमति आवश्यक है, और जब सहमति बन जाती है तब यह राष्ट्रपति को परामर्श भेजा जाता है कि भाई मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। या फिर अगर शपथ दिलाने की बात की जाए तो शपथ भी कौन दिलाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे, या फिर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई एक व्यक्ति जो उनकी तरफ से वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाएंगे। तो यही अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति को लेकर जो है क्वेश्चंस में पीछे भी आप लोगों को करा चुका हूं, और उसके अलावा चैप्टर भी पूरा क्लियर कर दिया। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि एक बार पीछे की सारी क्लासेस कर लो, तब उसके बाद जाकर जो है आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि अब तो ये सारी चीजें जो वो चल रही हैं जो स्टैटिक्स पोर्शन है, और इसके बाद कुछ हम संवैधानिक संस्थाएं वगैरह ये सब चीजें देखेंगे, राज्य का की जो संस्थाएं हैं वो सब चीज देखेंगे। तो सारी चीजें इसी तरीके से सस्टेन चलती रहेंगी। बस ये देखना है कि आप लोग कितना समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुझे पढ़ाने में अब कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कितना दे रहा हूं, क्योंकि अब आपको जो है सारी जो भी GS से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे अब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति को परामर्श सिफारिश भेजा जाता है, और इस प्रकार से जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो कौन सा प्रणाली इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, कॉलेजियम प्रणाली इस्तेमाल किया जाता है।
कैसे नियुक्ति होती है? वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होती है। जो वरिष्ठतम होता है और उस पर सहमति के लिए 5 सदस्य होते हैं कॉलेजियम में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, और उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करते हैं। सिंपल, बस इतना सा समझ लीजिए, नहीं तो बाकी इस पर लड़ाई सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में चलती रहती है। तो सरकार कहती है कि हमारा भी इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, कि हम भी जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में हमारा भी कुछ हिस्सा होना चाहिए, हमारे भी कुछ सदस्य होने चाहिए, हमारा भी विचार विमर्श लेना चाहिए। तो इसको लेकर लगातार एनजेएसी या अन्य जो चीज़ें हैं वो बनी हैं, उस पर हम लोग इतना बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है नॉर्मल अपने एग्जाम्स को कवर करना है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो योग्यता है ना, योग्यता मतलब क्या? कि जो न्यायाधीश बनने की योग्यता है। कैसी योग्यता बच्चे? न्यायाधीश बनने की योग्यता। तो न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है, एबिलिटी है, वो क्या है? न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो क्या दी गई है इसमें? किस में दी गई? सबसे पहले तो कौन सा अनुच्छेद है? 124 का सब क्लोज 3 में ही बताया गया है कि न्यायाधीश की क्या योग्यता होगी। तो भाई सबसे पहली योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अब बाकी की जो योग्यताएं हैं उसमें लोगों को बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो इसको ऐसे देख लेते हैं, बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? सबसे पहली बात जो बोली गई है वो ये बोली गई है कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्ष तक या उससे अधिक क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। कहाँ, किस कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो? देश के किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। या क्या हो कि किसी भी देश के किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक लगातार अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, 10 वर्षों तक लगातार देश के किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता यानी लॉयर के रूप में हाई कोर्ट में काम किया गया हो 10 साल तक। या राष्ट्रपति की दृष्टि में, राष्ट्रपति की नजर में एक प्रसिद्ध कानून का ज्ञाता हो, प्रसिद्ध कानून का ज्ञाता हो। बात समझ में आई? नॉर्मल चीज है। इन तीनों में से कोई भी एक है ना, कोई एक, सभी नहीं है, तीनों नहीं, कोई एक चीज को कंप्लीट करता हो। या तो 5 साल तक सुप्रीम हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में, या 10 वर्षों तक लॉयर के रूप में, या फिर राष्ट्रपति को लगता है कि ये व्यक्ति जो है कानून का अच्छा ज्ञाता है, इसको जो है हाई सुप्रीम कोर्ट में जज होना चाहिए, तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वह उसे नियुक्त कर सकते हैं। तो ये एक योग्यता है, ठीक है, ये एक योग्यता है। एक योग्यता क्या होगा कि भारत का नागरिक हो, ये तो कॉमन चीज है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट में जज रहे हो कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक और 10 वर्षों तक, या फिर अगर ये नहीं रहे हैं तो ये रहे हो। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो राष्ट्रपति की दृष्टि में वो एक अच्छे विधिवेत्ता हो, कानून के ज्ञाता हो। तो इनमें से कोई भी एक कंसेप्ट जो है उनका क्लियर होना चाहिए। और शपथ, जैसा कि मैंने बताया कि शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ दिलाते हैं, जो अगर कोई न्यायाधीश है तो न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। या राष्ट्रपति दिलवाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, है ना, या लिख के उनके द्वारा नियुक्त जो है कोई भी सदस्य शपथ दिलवा सकता है। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। आराम से चीज़ों को रखिए और ध्यान से समझिए। कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है कि आप उसे रटेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। या कोई पॉइंट अगर ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत कमेंट कर दिया कीजिए। देखिए एक बार और मैं बता दूं, क्लास जो है अब रेगुलर तो हो ही जाएंगी, 9 बजे डेली आ जाता है प्रीमियर। और मैं हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में बोल चुका हूं कि अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप जल्द से जल्द तुरंत कर दिया कीजिए। देख लीजिए, यानी शाम में, इवनिंग में 3 बजे से पहले तक तो एटलीस्ट पूरी क्लास कर लिया करो,
ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो हम अगले दिन का क्लास रिकॉर्ड करने से पहले आपके डाउट को देख लें और फिर उसके बाद उसमें चीज़ें डालें। देखिए लाइव नहीं है हम अभी, हमें लाइव आने के लिए जो एक क्राइटेरिया चाहिए वो क्राइटेरिया यूट्यूब का अभी हमने कंप्लीट नहीं किया। वो कब कंप्लीट होगा? जब आप लोगों का सहयोग होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है उसी में ही आ जाता है उनको हटाने की प्रक्रिया। काफ़ी ये हॉट स्पॉट रहा है, ये चीज़ें काफ़ी सुर्खियों में रही हैं, तो इनसे लेकर क्वेश्चंस बन जाते हैं। भाई नियुक्ति कर दी, योग्यता भी देख ली है ना, योग्यता के अनुसार नियुक्ति भी कर दी, तो भाई अब हटाना भी तो है या फिर स्वयं हट जाएं, वो क्या कंसेप्ट है संविधान में, उस चीज़ को किस रूप में और कैसे बताया गया है, तो इस चीज़ को देखते हैं कि भाई जो कार्यकाल है किसका, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल है ना, जो काम करने का जो टाइम है, टर्म है, वो कैसे कैसे रहेगा। तो भाई हम देखते हैं सबसे पहली बात तो कार्यकाल को संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखें, संविधान में निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। तो अब आप कहोगे कि तो फिर रिटायर वगैरह कैसे होते हैं, भाई टाइम वगैरह क्या है, कोई उल्लेख नहीं किया गया है हमारे संविधान में इसका, तो फिर टाइम कैसे दिखाते हैं हम, रिटायर कैसे होते हैं। सीधी सी बात है कि अभी जो फिलहाल हम देखते हैं कि 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, कितनी आयु, 65 वर्ष की आयु रिटायरमेंट की आयु निर्धारित की गई। अब ये जो आयु डिसाइड की गई ये किसके द्वारा की गई, संसद के द्वारा, संसद के द्वारा, संसद के द्वारा स्थापित संस्था द्वारा, संस्था से, स्थापित संस्था से, यानी कि संसद ने कोई कमेटी बना दी और उस कमेटी को ये काम सौंपा कि भाई हम कितना जो है कार्यकाल रखे सुप्रीम कोर्ट के जजों का, तो हम देखते हैं कि 65 वर्ष की आयु रखी गई संसद के स्थापित द्वारा। यानी हम कह सकते हैं संसद जो है इस पर उठने वाले किसी भी प्रश्न पर जवाब देगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की आयु है उसको लेकर अगर कोई भी चीज़ डिसाइड करेगा तो पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित कोई संस्था करेगी, यानी कि पार्लियामेंट ने किसी संस्था को निर्धारित कर दिया है कि भाई तुम जो है क्या करोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की आयु के संबंध में जो ये प्रश्न उठ रहे हैं या किसी तरीके कोई डाउट आ रहा है तो उन चीज़ों को खत्म करो और उसके लिए कोई निर्णय दो। तो यहाँ पर किसको पावर शक्ति है, संसद के पास अंततः हम देखते हैं कि आयु के निर्धारण की बात की गई है। या फिर कार्यकाल समाप्त हो सकता है कैसे, कि जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, वो पद से हटना चाहते हैं स्वयं ही, तो वो क्या करेंगे, वो त्याग पत्र देंगे। तो जज क्या करेंगे भाई, त्याग पत्र देंगे, तो त्याग पत्र के माध्यम से भी वह हट सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न बन जाए कि भाई त्याग पत्र किसको देंगे, तो त्याग पत्र देंगे बच्चे राष्ट्रपति को। किसको देंगे, राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र देते हैं, लिखित त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देते हैं और फिर उसके बाद यह पद से हट सकते हैं। तो एक कार्यकाल तो इनका 65 वर्ष की आयु तक का है भाई, वो निर्धारित किया गया है। और दूसरा कि ये अपना कार्यकाल स्वयं अपने हाथों से भी खत्म कर सकते हैं त्याग पत्र देकर। किसको त्याग पत्र देकर, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर। इसी तरीके से संसद की सिफारिश पर जो तीसरा है कंसेप्ट, इसको हम महाभियोग के समान देखते हैं। बच्चे किसके समान देखते हैं, महाभियोग के समान देखते हैं, महाभियोग के समान है ये, लेकिन महाभियोग नहीं है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि ये महाभियोग के समान है, महाभियोग की तरह है। लेकिन महाभियोग शब्द का इस्तेमाल केवल और केवल संविधान में किसको हटाने के लिए किया गया है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया। बच्चे किसको हटाने के लिए किया गया है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। जब राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही मात्र किया गया है तो इसका मतलब प्रक्रिया तो लगभग समान है, लेकिन जो महाभियोग शब्द है वो केवल किसके लिए किया गया है, इस्तेमाल राष्ट्रपति के लिए किया गया। चलिए, तो क्या हो कि कार्यकाल कैसे खत्म किया जा सकता है कि संसद की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर। बच्चे किसकी सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे पद से हटा सकते हैं, पद से हटाना, ठीक है, पद से हटा सकते हैं। तो
पद से हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, संसद कैसे सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को। संसद ऐसे थोड़ी कर देगा कि हाँ भाई चलो ठीक है तुमको हटा देते हैं पद से, तुमने बहुत काम कर लिया, है ना। तो संसद की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति की तो बात हो नहीं रही है। तो संसद में सीधी सी बात है, एक प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। एक सिफारिश को देने के लिए, राष्ट्रपति को सिफारिश देने के लिए एक प्रक्रिया फॉलो होगी। तो वह प्रक्रिया क्या है, और इस प्रक्रिया को किस देश के संविधान से हमने ग्रहण किया है, तो इसको हमने यूएसए से ही ग्रहण किया है। जिस प्रकार से महाभियोग को भी हमने यूएसए से लिया है, उसी प्रकार से न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो वह भी हम यूएसए से ही देखते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, क्या बच्चे, पद से हटाने की जो एक प्रक्रिया है, कि जो एक फॉलो अप है पद से हटाने का, वो क्या है। तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई या समझ में आ रही है। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर डालो, ठीक है। और जल्दी से बता दो कि जो महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालो कि महाभियोग की प्रक्रिया जो किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए है, वह संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो पद से हटाना एक काम कैसे होगा पद से हटाने के लिए, कि जो संसद सिफारिश करेगी, तो संसद सिफारिश करेगी बच्चे, कौन सिफारिश करेगा, संसद सिफारिश करेगी। तो संसद की सिफारिश के आधार पर भी किसको, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो संसद में मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आएंगे। अब भाई संसद में राष्ट्रपति भी तो होता है, मतलब संसद का सदस्य तो नहीं होता लेकिन उसका अभिन्न हिस्सा तो होता है। अच्छे से पढ़ा है तो राष्ट्रपति तो बाद में उस पर मोहर लगाएंगे, लेकिन पहले लोकसभा और राज्यसभा से तो पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर संसद की सिफारिश पर तो एक प्रक्रिया पूरी फॉलो अप होगी, और वह प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है अभी मैंने बताया है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो उसका, ये कहाँ से ली जाएगी। तो एक बात याद रखिएगा कि जो ये प्रक्रिया है पूरी किसकी, न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की, वो संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में है। किसमें है बच्चे, 124 के 4 में है। ये पूरी प्रक्रिया जो लोकसभा में और राज्यसभा में संपन्न होगी और राष्ट्रपति उसे पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे, तो वह पूरी प्रक्रिया किस में दी गई है, 124(4) में दी गई है। अनुच्छेद 124(4) अच्छे से दिमाग में फिट कर लो इसे, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इस प्रक्रिया के लिए केवल यही कहा गया है, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया वो किसमें है, 124 में। ये शब्द इस्तेमाल किया गया, ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है महाभियोग। ये अक्सर पूछा जाता है, महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है इनके लिए, ठीक है, संविधान में। ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि बहुत से ऐसे पब्लिकेशंस हैं या ऐसे लोग हैं जो ये बताते हैं कि न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। जहां पे सबसे बड़ी गलती है, यानी कि ये पता नहीं, समझ में नहीं आता है किस तरीके से इन चीज़ों को एलोबरेट किया जाता है। तो वो चीज़ें अलग रखिए, महाभियोग नहीं है। किसके लिए, न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए। तो न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसका आधार क्या हो, इसको अगर हम शुरू कर रहे हैं, मतलब अगर संसद में इसको शुरू किया जा रहा है, किसी न्यायाधीश को, कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया को अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए कारण क्या होंगे। तो उसके लिए जो आधार बताए गए हैं वो 2 आधार मुख्यतः हमें बताया गया है, दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार। दुर्व्यवहार मतलब सिद्ध, और सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार मतलब क्या हो गया कि भाई उन्होंने जो है, जो न्यायिक प्रक्रिया थी उसको ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया। सिद्ध कदाचार मतलब कि भ्रष्टाचार इत्यादि में उनका नाम आया, संलिप्तता आई, और इस कारण जो है क्या किया गया कि संसद में उनके विरुद्ध जो है प्रक्रिया। तो आधार क्या होगा बच्चे, आधार ये 2 चीजें बताई गई हैं कि आधार आपका जो होगा वह संसद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का आधार जो है दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार है। तो इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल दो। राष्ट्रपति पूरा अच्छे से कंप्लीट कर चुका हूं और बार बार बता चुका हूं कि जो लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं उनसे कुछ नहीं छूटने वाला है। तो न्यायाधीशों को अगर पद से हटाने की बात अगर की जा रही है तो उसके लिए आधार है दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार। यदि राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसके लिए क्या आधार बताया गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए इसका।
जो लोग रेगुलर एक एक पॉइंट को देख रहे हैं वो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, नहीं तो बाकी तो बस अपने साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। धोखा मत करो अपने साथ कि भाई थोड़ा सा देख लिया फिर बाद में फिर कभी देखा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है टूटी फूटी रहती हैं और टूटी फूटी चीज़ों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सारी क्लासेस जो हैं आपकी रेगुलर अब आ चुकी हैं, पीईटी से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज रेगुलर आया करेगी। डेली एक क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज जो है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आया करेगी और कोशिश की जाएगी कि हर एक सब्जेक्ट की हुआ है। बस सही क्या सपोर्ट, तो शेयर कर दो जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में। और जो लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो भाई वो गलत बात है, शेयर करो जल्दी जल्दी। कर पाने की वाली इसमें कोई बात नहीं है, एक छोटा सा आइकॉन होता है ना शेयर वाला, देखा होगा ना, कुछ ऐसे बना होता है उसमें, है ना, ऐसे करके ऐसे बना होता है, ऐसे करके, और नीचे शेयर लिखा होता है, उस पर क्लिक करना है, ऑप्शन खुल जाएंगे। भाई शेयर कर दो जितना कर सकते हो, है ना। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे ये कहूँगा सब्सक्राइब कर लो भाई, कहीं और ऐसा नहीं मिलने वाला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोगों को पूरी क्लासेस मिल रही हैं, सारी A to Z क्लासेस मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अगर इसके बाद भी ये लाभ नहीं उठा सकते तो दिक्कत है भाई। और जो लोग हमसे लगातार ऐसे भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी भला हो सके। और आप अगर किसी एक प्लेटफॉर्म से चीज़ों को सीख रहे हैं और अपनी परीक्षाओं को पास कर पा रहे हैं तो इसमें इससे अच्छी बात क्या होगी, ठीक है। उतना ही अच्छी बात हमारे लिए है जितना आपके लिए है। हमें भी अच्छा फील होगा कि हम भी जो है जो मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। तो चलिए, तो संसद के किसी भी सदन में अब ये प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि जो ये प्रक्रिया है, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो प्रक्रिया है आपकी वो 124(4) में है। किस में है बच्चे? 124(4) में है। ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहा था, ठीक है। वो क्यों रहा था अभी हम आपको बात करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो है अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लाया गया है हमारे देश में। वहाँ मैंने अमेरिका के साथ तुलना करके बताई थी पूरी क्लास को, जिन्होंने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाओ और सारी क्लास को अच्छे से समझ लो। ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि जो प्रक्रिया है ये है, ऐसा नहीं है कि अभी तक किसी के विरुद्ध नहीं लाया जा चुका है। अलग अलग न्यायाधीशों के विरुद्ध लाया जा चुका है, लेकिन अभी तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं लाया गया था। लेकिन वह रिकॉर्ड भी, ये बात भी खाता भी खुल गया है, ये खाता भी खुल गया है कि वो किसके विरुद्ध लाया गया था, वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहाँ शुरू किया जा सकता है? तो संसद में शुरू किया जाएगा ना बच्चे। किस में शुरू किया जाएगा? संसद में। और संसद में 2 सदन है हमारे, कौन कौन से? लोकसभा है और एक कौन सा है बच्चे? राज्यसभा है। कौन सा है? राज्यसभा है। तो ये जो 2 सदन है, इन 2 सदनों में लाने के लिए क्या एक बात बोली गई है? एक बात सिंपल सी बोली गई है, अगर लोकसभा के 100 सदस्य, कितने सदस्य? एक संख्या क्या निर्धारित की गई है? 100 सदस्य इस बात से सहमत हैं कि जो उच्चतम न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश है उनके विरुद्ध उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, 100 सदस्य, तो उनके हस्ताक्षर, कैसे बच्चे? उनके हस्ताक्षर वाला जो कंसेप्ट है, जो पेपर है, उसका एक प्रस्ताव जो है वो लाना आवश्यक है लोकसभा में। अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है ना, प्रक्रिया शुरू करने की बात हो रही है। किसकी शुरू करने की बात हो रही है? प्रक्रिया को शुरू करने की बात हो रही है। इस बात को ध्यान रखना कि अगर लोकसभा में शुरू किया जा रहा है तो 100 सदस्य चाहिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के साथ। यदि राज्यसभा में लाया जा रहा है तो कितने सदस्य चाहिए? इसका आधा कर दो, 50 सदस्य चाहिए। कितने सदस्य चाहिए? 50 सदस्य चाहिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के साथ। प्रस्ताव जो लाया जा रहा है, अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो हस्ताक्षर जो हैं वह कितने सदस्यों के होने चाहिए? 50 सदस्यों के होने चाहिए राज्यसभा में। क्लियर है? तो एक केस में बस थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लूँ कि जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, किसकी बात हो रही है? मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है भैया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अभी तक कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जिनके विरुद्ध उनको पद से हटाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था, कहाँ शुरू किया गया था? वो भी राज्यसभा में शुरू किया गया था। तो वह कौन थे? दीपक मिश्रा। तो दीपक मिश्रा आप लोग अच्छे भली भांति रूप से परिचित होंगे। तो इनके विरुद्ध जो है राज्यसभा में लाया गया था, 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। अब इसके आगे की प्रक्रिया समझते हैं कि उन पर पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और किसी भी न्यायाधीश जिनके विरुद्ध भी लाया गया उनके विरुद्ध, अगर पहला न्यायाधीश देखें कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश
जिनको पद से हटाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था तो वो थे एम रामास्वामी। एम रामास्वामी के विरुद्ध 1991 में ये प्रस्ताव लाया गया था कि उनको पद से हटाया जा सके, लेकिन लोकसभा में ये नहीं हो पाया। अब इससे आगे की प्रक्रिया आप समझ जाएंगे। देखिए, लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्य लेकर आएंगे और उसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष अब ये डिसाइड करेगा कि भाई इस पर काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो किसके माध्यम से करेगा? एक समिति के माध्यम से करेगा, एक समिति के मंजूरी से करेगा। तो अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लोकसभा के जो 100 सदस्य हैं, जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, उस पर विचार होना चाहिए संसद में या नहीं होना चाहिए, वो मंजूरी कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष देगा। इसी तरीके से अगर राज्यसभा में 50 सदस्य लेकर आए, इसमें कितने लेकर आए? 100 सदस्य लेकर आए। इसमें कितने लेकर आए? 50 सदस्य लेकर आए। तो अगर 50 सदस्य प्रस्ताव लेकर आए हैं तो उस पर आगे कार्रवाई चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सभापति डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर दीपक मिश्रा के केस में क्या हुआ था कि राज्यसभा के जो सभापति हैं, अभी भी हैं वर्तमान में, कौन? एम वेंकैया नायडू, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। तो उन्होंने इसको मंजूरी नहीं दी, तो ये मामला यहीं पर खत्म हो गया। तो कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, लाया गया है, कई लोगों के विरुद्ध लाया गया है, ऐसे कई जजेस जो रहे हैं जिनके विरुद्ध लगातार लाया गया है। तो अध्यक्ष या सभापति अस्वीकार कर दें तो यह प्रस्ताव या यह जो प्रक्रिया है वो यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि स्वीकार कर लेते हैं तब क्या होगा? तब यह प्रक्रिया आगे की तरफ बढ़ेगी। तो यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है तो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? 3 सदस्यीय समिति का। तो अब देख लेते हैं कि भाई अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो सभापति अगर एक्सेप्ट कर लें, या लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष यदि एक्सेप्ट कर लें, तब क्या होगा? तब जब ये प्रक्रिया को मान लेते हैं कि सभापति ने एक्सेप्ट कर लिया, सभापति ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया बच्चे। तो जब सभापति ने स्वीकार कर लिया तो अब हम इसमें क्या करेंगे? तब इसमें हम देखते हैं कि जो सभापति हैं वो उनके स्वीकार करने के बाद 3 सदस्यीय, कैसे? 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। तो ये किस प्रकार की समिति हो सकती है? ये आराम से तथर्थ समिति है, अस्थायी समिति है। जैसे समितियों के बारे में मैंने बताया 2 तरीके की समिति होंगी। और इस समिति में कौन कौन होंगे? मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध ही लाया जा रहा है तो कोई अन्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वो अगर इनके ही विरुद्ध लाया जा रहा है तो अन्य न्यायाधीश होंगे, एक अन्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे। ठीक है, दूसरे व्यक्ति कौन होंगे? दूसरे व्यक्ति किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। दूसरा व्यक्ति जो होगा वो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो अगला सेक्शन है, तीसरा व्यक्ति जो होगा वो कानून को जानने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। ठीक है, विधि ज्ञाता, विधि ज्ञाता होगा। कौन होगा बच्चे? विधि ज्ञाता होगा, प्रतिष्ठित विधि ज्ञाता होगा। तो ये 3 सदस्यीय समिति बनी। किसके बाद समिति बनेगी? जब सभापति ने स्वीकार कर लिया या फिर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया, तब क्या होगा बच्चे? तब ये होगा कि 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी और उसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश तब होंगे जब किसी अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध लाया जा रहा है। अगर मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध ही लाया जा रहा है तो कोई अन्य न्यायाधीश होगा। 3 सदस्य में हाई कोर्ट के अन्य जो दूसरे किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, और एक विधि का ज्ञाता होगा, जो विधि को कानून को अच्छे से जानने वाला व्यक्ति होगा तो वह होगा। अब यह समिति विचार कर लेती है। ठीक है, ये समिति विचार करेगी और यह समिति यदि पाती है कि जो न्यायाधीश हैं उन्होंने दुर्व्यवहार किया है वह, या वह अक्षम है या कदाचार किया है, सिद्ध कदाचार है। ठीक है, वो उन्होंने देखा कि इन्होंने दुर्व्यवहार ही किया है या कदाचार किया है। ठीक है, वो क्या किया है? कदाचार किया है। तो हम देखते हैं कि दुर्व्यवहार और जो सिद्ध कदाचार है उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं और समझते हैं।
तो सदन में प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। इस 3 सदस्यीय समिति ने क्या किया, रिपोर्ट दे दी कि भाई हाँ दुर्व्यवहार किया है या फिर कदाचार किया है, भ्रष्टाचार किया है। तब उसके बाद क्या होगा, तब सदन में विचार किया जाएगा। अब उस पर किसकी रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा, ये 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। और यह विचार जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग किया जाएगा। कहाँ कहाँ किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग किया जाएगा। तो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं, वोटिंग डलने वाली है, तो बात को ध्यान में रखिएगा कि अब ये जो प्रस्ताव को लाया गया, जो समिति ने रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग, ठीक है, कैसे बच्चे, अलग अलग, ये बात ध्यान रखना है, अलग अलग विचार किया जाएगा। कैसे अलग अलग विचार किया जाएगा। और एक और बात ध्यान में रखना है कि ये दोनों सदनों में अलग अलग जो विचार किया जाएगा वो एक ही सत्र में किया जाएगा। एक ही सत्र में यह प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। अगर एक सत्र में यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो क्या होगा कि अगला सत्र जब शुरू होगा तो यह प्रक्रिया को दोबारा से लाना पड़ेगा, जैसे महाभियोग के मामले में होता है। ठीक है, जैसे महाभियोग के मामले में होता है। तो अब भाई इसको एक ही सत्र में पारित करना है। पारित करने के लिए क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए भाई 2/3 का। लोकसभा से 2/3 से पास हो जाता है, राज्यसभा से 2/3 से पास हो जाता है। तब क्या होगा, तब राष्ट्रपति जी कह देंगे कि भाई तुम अपना पद छोड़ दो। तब ये दोनों जगह से पास हो गया एक ही सत्र में। इस बात को ध्यान रखना है। सेशन कौन सा होगा, कोई एक, जिस सेशन में इसको शुरू किया गया है उसी सेशन में ही इसको खत्म भी किया जाएगा, इसको कंप्लीट किया जाएगा। जैसे मान लो भाई बजट सत्र में लिया है कि भाई ये न्यायाधीश बड़ा ही घपला कर रहे हैं, इनको हटाओ, ठीक है, या फिर मानसून सत्र में लिया है, शीतकालीन सत्र में लिया है, तो अगर मान लो बजट सत्र में ही लिया है तो बजट सत्र में ही इस प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। नहीं तो अगला सत्र, जब ये प्रक्रिया जैसे ही सत्र खत्म हुआ वैसे ही क्या होगा, ये प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी और अगले सत्र में दोबारा से इसको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात ध्यान में रखना। कितना चाहिए, विशेष बहुमत। मैंने विशेष बहुमत, जो पूर्ण बहुमत होता है और साधारण बहुमत होता है, इन तीनों में क्या अंतर होता है, ये पार्लियामेंट को पढ़ाते समय बहुत अच्छे से समझाया है। अगर किसी को ध्यान नहीं है या जो पहली बार देख रहे हैं तो पिछली क्लासेस को ध्यान से देख लो, ईमानदारी से देख लो, तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। तो विशेष बहुमत 2/3 लोकसभा से ही पास हो गया, तो कहां जाएगा, राज्यसभा। कौन सी ये रिपोर्ट जाएगी, किसकी रिपोर्ट जाएगी, 3 सदस्य वाली रिपोर्ट जाएगी भाई, इस बात को ध्यान रखना है। उस पर ये लोग वोटिंग करेंगे और 2/3 यहाँ पे, 2/3 यहाँ पे। फिर उसके बाद जब दोनों जगह से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति कह देंगे कि भाई अब तुम अपना पद छोड़ दो, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देंगे, राष्ट्रपति उसे पद से हटने का आदेश तुरंत दे देंगे। तो ये थी किसको, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहां तक मैं समझता हूं कि एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चंस इन्हीं में से ही टू द पॉइंट उठेंगे। जिन लोगों ने रेगुलर एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है, ध्यान में रखा है, वो याद रखिएगा कि कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर सुप्रीम कोर्ट से बनता है तो वो नहीं छूटेगा, क्योंकि अगली ये खत्म नहीं हुआ अभी सुप्रीम कोर्ट। कभी समझो सुप्रीम कोर्ट खत्म हुआ, हमने कंप्लीट कर लिया। अभी तो हम देखेंगे कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट के जगह को दिल्ली से कहीं और स्थानांतरित कर सकते हैं, कोई और जगह भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र क्या क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, अभिलेख जो न्यायालय होता है वो क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे और वो समझेंगे अगली क्लास में। इस क्लास को आपने अंत तक देखा, यहां तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।